दोस्तों, आइए आज हम चर्चा करें हरियाणा के एकमात्र हिल स्टेशन मोरनी हिल्स पे। अभी पिछले दिनों देश हरियाणा पत्रिका के फेसबुक लाइव पे ये बातचीत मैंने की थी, तो लगा कि इसको और बेहतर तरीके से प्रेजेंट करने का, रखने का, पेश करने का भी संभावना है। तो इसलिए आज YouTube के माध्यम से मैं आपसे मोरनी हिल्स पे बातचीत करने जा रहा हूँ। बताना चाहूँगा कि पिछले दिनों मेरी किताब बाइटी गोंग प्रकाशित हुई है और इस बाइटी गोंग पुस्तक में हरियाणा के इतिहास से जुड़ी हुई बहुत सी बातें हैं, सिख इतिहास से जुड़ी हुई बातें हैं। मोरनी हिल्स पे भी एक आर्टिकल है, भूत प्रेतों पे भी एक काफ़ी ज्ञानवर्धक आर्टिकल है और मेरे कुछ ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के सफ़रनामे भी इसमें शामिल हैं। खैर, इस पुस्तक में मोरनी हिल्स पे जो मेरा आर्टिकल है उसका शीर्षक है मोरनी हिल्स एक ऐतिहासिक झलक। मोरनी हिल्स करीब 93 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ पहाड़ी इलाका है जो हरियाणा के पंचकुला ज़िले में स्थित है और ये सटा हुआ है हिमाचल के सिरमौर ज़िले से। बहुत से दोस्तों को ये संदेह रहता है कि मोरनी हिल्स हरियाणा में है या हिमाचल में। तो इस चर्चा में, इस बातचीत में हम इस पक्ष को भी और ये हरियाणा में क्यों है इस पे भी बातचीत करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम औपचारिक तरीके से सीधा मोरनी हिल्स पे आएँ, थोड़ा सा मैं इसको जोड़ना चाहूँगा मैं जो खजुराहो के मंदिर हैं उनसे। जो खजुराहो के मंदिर हैं वो विख्यात हैं पूरी दुनिया में कि उसमें जो मूर्तियाँ हैं, जो उसकी शिल्प कला है, वो काम कला से जुड़ी हुई हैं। उसमें बड़े मुखर तरीके से काम क्रीड़ाओं की मूर्तियाँ दिखाई देती हैं। तो मोरनी के बगल में ही पिंजौर में पिंजौर गार्डन है और ये कहा जाता है कि इस इलाके में कभी भीमा देवी मंदिर होता था और भीमा देवी मंदिर के अवशेष अभी भी पिंजौर गार्डन से बिल्कुल, अगर गेट से आप थोड़ा सा आगे जाते हैं तो दाईं तरफ वो एक प्रांगण बना गया है जहाँ पर भीमा देवी मंदिर के अवशेष संग्रह किए हुए हैं। उसकी मूर्तियाँ आप देखेंगे तो आपको लगेगा, और ये कहा भी जाता है कि वो मूर्तियाँ और खजुराहो की मूर्तियों में इतनी सिमिलरिटी है, इतनी एक जैसी है कि कई बार भीमा देवी मंदिर को या उनकी मूर्तियों को मिनी खजुराहो भी कहा जाता है। अब थोड़ा सा मोरनी की तरफ चलें, क्योंकि सटा हुआ है पिंजौर से मोरनी भी, पहाड़ियाँ जुड़ी हुई हैं आपस में। मोरनी में भी दो ताल हैं, एक टिक्कर ताल बोला जाता है जो बड़ा ताल है, एक छोटा ताल है। टिक्कर ताल बहुत गहरा है, बहुत सुंदर है, जिसकी गहराई के बारे में बड़े अंदाजे लगाए जाते हैं कि 1 रस्सी, 2 रस्सी, 3 रस्सी भी नीचे अगर आप ले जाओ तो उसके तले पे नहीं पहुंच पाती हैं। इस टाइप की बातें बताई जाती हैं। कहने का मतलब है कि बहुत गहरा तालाब है, झील है, तालाब में झील कहिएगा, और प्राकृतिक झील है और उस झील के ऊपर ही हरियाणा टूरिज्म ने एक बहुत सुंदर रिजॉर्ट बनाया हुआ। तो इस तरीके से वो एक बड़ा अच्छा पिकनिक स्पॉट है। लेकिन टिक्कर ताल पहुंचने से थोड़ा सा पहले ही छोटा ताल कहा जाता है, जिसका पानी सूख भी जाता है, थोड़ा बहुत बचता है, थोड़ा रहता है, बहुत उतना सुंदर नहीं है बड़ी झील के मुकाबले, टिक्कर ताल के मुकाबले। लेकिन छोटे ताल की खास बात यह है कि वहाँ पर एक मंदिर है। मंदिर बहुत पुराना नहीं है, लेकिन मंदिर की जो दीवारें हैं उन दीवारों में पुरानी कभी यहाँ पे खुदाई हुई थी 1970 के आसपास इस ताल की। तब वहाँ पर बहुत सी मूर्तियाँ मिली थी पुरानी। उन मूर्तियों के अवशेष, उनके टुकड़े, वो सारे के सारे इस मंदिर की दीवारों में चीन दिए गए हैं। चिनाई में मतलब उनको प्रयोग कर लिया गया है और हम उनको उन मूर्तियों के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो खजुराहो और खजुराहो से पिंजौर का जो भीमा देवी मंदिर और भीमा देवी मंदिर, वही
गुर्जर प्रतिहार काल की जो मूर्तियाँ, जिसको हम 8वीं से 12वीं शताब्दी का पीरियड मानते हैं, वो ही मूर्तियाँ आपको वहाँ पे दिखाई देंगी। यानी मोरनी का इतिहास अगर हम पीछे की तरफ जाएं तो बहुत दूर तक जाता है। खैर, अब थोड़ा सा हम सिस्टमेटिक तरीके से मोरनी के इतिहास पे बातचीत पे आएँ। शिवालिक की पहाड़ियों में स्थित मोरनी नामक एक छोटे से कस्बे की सबसे ऊंची पहाड़ी पर एक किले की इमारत है, जिसके दरवाजे पर लगे हुए परिचय पत्थर पर लिखी हुई इबारत एक ऐसे झरोखे का काम करती है जो इतिहास की कुछ भूली बिसरी पगडंडियों की ओर ले जाता है। इस पर लिखा है, दिनांक 26/10/1816 को भारत के गवर्नर जनरल ने एक सनद के द्वारा मीर जाफ़र अली को उसके पुश्तैनी अधिकारों व गुरखाओं के विरुद्ध लड़ाई में अंग्रेज़ फ़ौज की सहायता करने के एवज में इन पहाड़ों पर हक सौंपा था। इतिहास में रुचि रखने वालों के लिए इसमें कई दिलचस्प संकेत हैं। मोरनी शिवालिक की पहाड़ियों की श्रृंखला का हिस्सा है। ऐतिहासिक, भौगोलिक व सांस्कृतिक दृष्टि से मोरनी का जुड़ाव हिमाचल प्रदेश के सिरमौर ज़िले से है, जैसे पहले अभी मैं बता चुका हूँ। इसका हरियाणा में होने की एक दिलचस्प कहानी है। संक्षिप्त में अगर हम उस पर बात करें, आज़ादी के बाद सन 1948 में 28 रियासतों को मिलाकर चीफ कमिश्नर के अधीन एक प्रांत हिमाचल प्रदेश बना था। यानी एक नई इकाई बनाई थी जिसका नाम हिमाचल प्रदेश रखा गया था। ये फुल फ्लेज्ड स्टेट नहीं थी। उससे पहले हरियाणा का, हिमाचल का और पंजाब, मौजूदा पंजाब, ये सारा का सारा पंजाब ही कहलाता था, पंजाब के का ही हिस्सा था। लेकिन आज़ादी के बाद एक नई इकाई बनाई और वो जो रियासतें, छोटी छोटी रियासतें थी, 28 रियासतें, उनको जोड़ के एक इकाई का नाम। सन 1950 में उस इकाई को यूनियन टेरिटरी का स्टेटस दे दिया गया, यूटी का। यानी एक लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधीन ये इकाई उसके शासित होने लगी। और कालांतर में सन 1956 में, मैं थोड़ा गलती कर गया हूँ, 1950 में लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधीन इसको पार्ट सी राज्य बनाया गया। यानी राज्यों की कैटेगरी थी उस वक्त, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, इस तरीके की, और पार्ट सी का राज्य, यानी एक फुल फ्लैश स्टेट नहीं है। 1956 में इसे यूटी का स्टेटस दिया गया और 1965 में एक सिलसिला इस इलाके में उठा था कि भाषा के आधार पे राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए, जिस प्रक्रिया का हिस्सा था कि हरियाणा भी अलग हुआ था। तो पार्लियामेंट ने एक कमीशन बनाया, 22 सदस्य थे उसके, 22 एमपी थे उसमें, और उन्होंने सिफारिश की थी कि शिमला, लाहौल स्पीति, कुल्लू और कांगड़ा में जो पहाड़ी ज़िले और पठानकोट तहसील का डलहौजी इलाका, यानी पठानकोट पंजाब में रह गया लेकिन उसका जो दूसरा इलाका है डलहौजी, वो, और ऊना तहसील का अधिकांश इलाका, वो अम्बाला ज़िले की नालागढ़ तहसील, ये हिमाचल में मिलाई जानी चाहिए। और हिमाचल के जो दावेदार थे उन्होंने कहा कि मोरनी का इलाका भी, ये पहाड़ी इलाका है और सामाजिक सांस्कृतिक तौर पे ये बिल्कुल हिमाचल का होना चाहिए, इसी ये इलाका भी हिमाचल में जाया जाए। लेकिन हुआ क्या कि आखिर में जब बाउंड्री कमीशन, जिसको शाह कमीशन भी कहा जाता है, बाउंड्री कमीशन ने कहा कि नहीं, मोरनी हिल्स नारायणगढ़ तहसील का हिस्सा है और हम किसी तहसील का टुकड़ा नहीं करेंगे, तहसील की इकाई को हम बरकरार रखेंगे। तो इस तरीके से ये जो है मोरनी हिल्स हरियाणा में रह गया और हरियाणा को एकमात्र हिल स्टेशन मिल गया। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। मोरनी का किला मोरनी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी पर करीब 1200 मीटर की ऊंचाई पर है। थोड़ा सा मैं अंदाज़ा लगाने के लिए तुलना के तौर पे कहना चाहूँगा कि जो शिमला है, शिमला के रिज पे हम जब खड़े होते हैं तो उसे उसकी ऊंचाई है 2150 मीटर और या 2220 मीटर,
लेकिन जाखू मंदिर हम जब जाते हैं तो उसकी ऊंचाई है 2450 मीटर, 2450 मीटर। तो ये सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ कि हमें इसकी ऊंचाई का अंदाज़ा थोड़ा सा तुलना के तौर पे हम कर सकते हैं कि यहाँ इसकी ऊंचाई 1200 मीटर है। इसमें जो किला है वो 17वीं शताब्दी में बना, और नेचुरली ये नाहन जिसको हम कहते हैं सिरमौर के जो राजा ने ही बनवाया। और इसमें 1814 में गुरखाओं ने हिमाचल के बहुत बड़े हिस्से को, जिसको हम आज उत्तराखंड कहते हैं, उसके बहुत बड़े हिस्से को पे कब्जा कर लिया था। इतिहास में हमें बहुत कम पढ़ाया जाता है या बहुत कम हमारी जानकारी है इस बात की। तो उन्होंने मोरनी के किले पे भी कब्जा कर लिया था। 1803 में हम इतिहास जो थोड़ा जो बेहतर समझते हैं वो जानते हैं कि 1803 में अंग्रेज़ों का करीब करीब पूरे देश पे कब्जा हो गया था। जो एंग्लो मराठा लड़ाई थी और उसके अंग्रेज़ों के अधीन हो गया था। तो यहाँ भी गुरखाओं से लड़ने के लिए अंग्रेज़ों ने ही मोर्चाबंदी की, शिमला में भी की, और इसी वजह से शिमला उनको पसंद आया और उसके बाद इन्होंने राजधानी समर कैपिटल बनाने का विचार उनके दिल में आया। तो उधर नाहन पे गुरखाओं का कब्जा हुआ। नाहन का राजा रतन प्रकाश अपने कुछ सिपाहियों और अपने परिवार को लेके नाहन से भाग के मोरनी के किले में उसने शरण ली और उसने यहाँ पे गुरखाओं के खिलाफ मोर्चेबंदी का प्रयास किया, लेकिन कमज़ोर पड़ गया तो वो वहाँ से भाग निकला, परिवार समेत भाग निकला। उधर अंग्रेज़ों की तरफ से डेविड डॉक्टर लनी उसने घेराबंदी की और मलोन का जो किला है वो नाहन के साइड में पड़ता है। मलोन के किले पे जहाँ जो बड़ा किला था वहाँ पे डेविड डॉक्टर लनी ने उसकी घेराबंदी करके और आखिर में 15 मई 1815 को मजबूर कर दिया गुरखाओं को सरेंडर करने के लिए। और जब सरेंडर हुआ तो उसके बाद जो संधि हुई उसके हिसाब से फिर मोरनी का किला, जैतक का किला और बाकी चीज़ें और नाहन वगैरह ये सारी चीज़ें अंग्रेज़ों के अधीन आ गई। और नाहन में राजा रतन प्रकाश की बजाय अंग्रेज़ों ने रानी गुलेर को शासन की बागडोर दी। तो लेकिन उसी के साथ ही जो मैं अभी मोरनी के किले पे परिचय पत्थर की बात कर रहा था, उस पे जो इबारत की बात की, उसी के साथ ही उन्होंने गढ़ी कोटाहा जो रायपुर आने से 2-3 किलोमीटर आगे नारायणगढ़ की तरफ जाते हैं तो बाईं तरफ को आता है गढ़ी कोटा गांव है। गढ़ी कोटा वहाँ कभी एक किला होता था। गढ़ी कोटा का इलाका और मोरनी का ये सारा इलाका उन्होंने मीर जाफ़र को पुश्तैनी तौर पे दे दिया, क्योंकि मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ों का साथ दिया था गुरखाओं से के खिलाफ लड़ने में। पुश्तैनी तौर पे देने का मतलब ये है कि ये ज़मीन, यहाँ का इलाका लगातार उनकी पुश्तों के पास रहेगा, उनके वंशजों के पास रहेगा। तो इस तरीके से मीर जाफ़र के पास ज़मीन आई, यहाँ का इलाका आया। भुरसिंह देव एक मंदिर है, दिखाई देता, बड़ी ऊंची पहाड़ी की चोटी पे है। उसकी ख़ास बात यह है कि वो पहाड़ी जो है वो उसकी नज़दीक जाएंगे तो पहाड़ी की एक साइड ऐसी है कि जैसे सीधी दीवार हो और बहुत ऊंचाई पे है। भुरसिंह देव बाकायदा सनद में लिखा गया है कि जो श्रृंखला भुरसिंह देव की जो मंदिर की जो श्रृंखला है वहाँ तक मोरनी का इलाका मीर जाफ़र को मिलेगा। अगर आप सनद को पढ़ेंगे तो उसमें इस बात का जिक्र आता है। तो 12 अक्टूबर 1831 को मीर जाफ़र की मृत्यु हो गई। उसके बाद उनकी जो बाद की पुश्तें हैं वो संभालती रही, वहाँ के जागीरदार रहे या वहाँ के शासक रहे इस इलाके के, गढ़ी कोटा और मोरनी के इकट्ठे। और आखिर में क्या हुआ कि 1970 में ये किला मीर जाफ़र के वंशजों से हरियाणा के वन विभाग ने ले लिया, अपने कब्जे में ले लिया। और 2009 में इसकी मरम्मत कराई और अभी फ़िलहाल उसमें एक बहुत अच्छा
जंगली जीव जंतुओं पे बहुत अच्छी गैलरीज बनी हुई हैं, बड़ी सुंदर तरीके से उसको सजोया गया है, देखने लायक है, बच्चों के लिए बहुत एजुकेटिव है। तो एक संग्रहालय कहिएगा उसे, गैलरीज कहिएगा, वो बनी हुई है। तो अब थोड़ा सा हम इतिहास में और पीछे की तरफ जाएं। मोरनी की पुरानी झलक पाने के लिए मोरनी 14 टुकड़ों में बटा हुआ था पहले, हर एक टुकड़े को भोज कहा जाता था। आज भी वो भोज नाम जो है पॉपुलर है। उसके उदाहरण है कुछ भोज जब्याल, मोरनी का कस्बा भोज जब्याल में आता है। ये भोज कोटी, भोज मटोर, इस टाइप के भोज थे। और वो बेसिकली भोज क्या था कि छोटी छोटी ठकुराई थी, यानी उनके जो मुखिया थे वो ठाकुर थे और उनको ठकुराई कहते थे, भोज कहा जाता था। ये इकाई इस तरीके से चल रही है। तो कहानी ये है कि सिरमौर के राजा भगत प्रकाश है, उन्होंने जो कोटा, गढ़ी कोटा मैं जिक्र कर रहा हूँ, कोटा के मुखिया मानचंद, दूपचंद या दीपचंद, कई नाम उनको अलग अलग नाम करंची में चलते हैं। तो जैसे आमतौर पे होता था कि राजा को कोई लड़की पसंद आ गई तो वो कहते थे कि ठीक है, इसके साथ मेरी शादी कर दो। तो ये कहा जाता है कि सिरमौर के राजा भगत प्रकाश, जिनका पीरियड 1583 से 1605 का है, उन्होंने जो कोटा के मुखिया मानचंद, दीपचंद, दूपचंद, उसकी बेटी स्वाति का हाथ मांगा और उसने मना कर दिया। और साधारण तरीके आम ऐसा होता था उस दौर में कि उस पर नाहन के राजा ने चढ़ाई कर दी, वो भाग के दिल्ली चला गया। उसने जहांगीर से अपने बेटे की शादी कर दी। बाद में जहांगीर ने उसको कोटा और का इलाका देते हुए उसे वापस भेजा। तब तक वो मोमन मुराद कहलाया जाने लगा। उसके साथ ही जहांगीर ने क्या किया कि हाकिम कासिम खान को अपना नुमाइंदा भी साथ में भेज दिया। और तो कहते हैं कि मोरनी का नाम मोरनी क्यों है, इसके पीछे कहानी यही बताई जाती है कि जो मानचंद था उसका नाम मोमन मुराद हो गया। और मोमन मुराद की रानी यानी उसकी पत्नी का नाम मोरनी था और उसने मोरनी के इलाके का नाम, जिसे मोरनी कहते हैं, इस इलाके का नाम उसने मोरनी रख दिया। अब मोमन मुराद का बेटा, उसकी मृत्यु के बाद जो हाकिम कासिम खान जो है, वो उनके पास ये सारा का सारा पुश्तैनी तौर पे वो इसके शासक बन बैठे, यानी वो राजकाज करने लगे उसके बाद लगातार। और उसे मुग़ल बादशाह ने मीर का खिताब भी दिया था। इसलिए हम इसे कहते हैं कि मीरों का परिवार, मीरों की ज़मीन, मीर जाफ़िर अली। तो मीर का रुतबा जो है मुग़ल बादशाह ने उनको हाकिम कासिम खान को दिया था। एक और इसमें प्रकरण आता है कि सन 1655 में शाहजहाँ का टाइम था। तो शाहजहाँ ने नाहन के राजा को आदेश दिया कि वो गढ़वाल, श्रीनगर जम्मू कश्मीर वाला नहीं, श्रीनगर, गढ़वाल को श्रीनगर बोलते थे, गढ़वाल के राजा पे चढ़ाई करनी है। उसमें कांगड़ा के फौजदार और जम्मू के फौजदार के साथ नाहन का राजा भी साथ में जाएगा लड़ने के लिए। नाहन के राजा लड़ा और नाहन के लड़ने के बाद वहाँ पे जीत हुई। जीत होने के बाद शाहजहाँ ने नाहन के राजा को फिर गढ़ी कोटा और मोरनी का इलाका दे दिया। यानी लब्बो लुबाब ये है कि गढ़ी कोटा के जो मुखिया हैं, जागीरदार हैं, वो और नाहन, उन दोनों में आपस में खींचतान होती रही है कि ये इलाका किसके पास रहे। कभी उनके पास गया तो कभी उनके पास भी आया। अहमद शाह अब्दाली 1760 में यहाँ आया था और वाल्टर हैमिल्टन का कहना है कि 1775 में मोरनी पर सिरमौर के राजा का फिर कब्जा हो गया, यानी वो खींचतान का एक हिस्सा था आपस में। और गुरखा युद्ध के दौरान फिर रतन प्रकाश भाग के यहाँ आया और उसके बाद ये मीर जाफ़र अली को मिल गया है। तो थोड़ी सी इसकी और एक और व्याख्या है इतिहास की, हालांकि थोड़ा सा बोरिंग भी लगता होगा ये, कि
मीर की जो वर्तमान जो पीढ़ी है उनका कहना है कि 4 भाई ईरान से आए थे हुमायूं के साथ, और ये जो हाकिम की जो बात हो रही है कासिम खां की, वो बेसिकली उसी के ही वंशज थे। और इनको बहलोल लोदी का जो पीरियड है वो है 1452 से 1489। 1489 उसने इन्हीं के ही परिवार के लोगों को जागीर दी थी पुंडरी की। इसके बाद जिक्र आता है कि फारूक शार का पीरियड है 1713 से 1719, यानी औरंगजेब की मौत के बाद, और जब ये मुग़लों का साम्राज्य काफ़ी पतन की तरफ था, काफ़ी कमज़ोर होना शुरू हो गया था, तो फारूक शार ने कोटा की ज़मींदारी कासिम अली खान को दी थी। यानी वो इस तरीके से ये परिवार करीब करीब वही रहा है जिन्हें मुग़ल बादशाह ने कभी मीर का रुतबा दिया था, लेकिन उस परिवार में थोड़ी उल्टा पुल्टी होती रही, और उसमें पुंडरी का इलाका भी उनके पास आया, कोटा का फिर दोबारा से उनको दिया गया, शाहजहाँ ने भी दोबारा से उनको दिया। इस तरीके से उथल पुथल आपस में चलती रही। बीच बीच में जब भी मौका लगा नाहन के राजा ने इसको अपने कब्जे में लेने का प्रयास किया। तो हम अब ऐतिहासिक झलक के अंतिम पड़ाव पे आते हैं। हम आ जाते हैं 1857 के गदर पे। 1857 के विद्रोह के दौरान उस वक्त यहाँ का मुखिया था अकबर अली खां। अंग्रेज़ों को लगा कि अकबर अली खां कहीं ना कहीं बागियों के साथ मिला हुआ है, क्योंकि जब उसे कहा कि बागी लोग जो दिल्ली की तरफ जा रहे हैं जो भी, तो उनको पकड़ा जाए, और उसने अकबर अली खां ने ये काम नहीं किया, तो उन्हें लगा कि ये भी उनके साथ मिला हुआ है, और उनकी शक की सुई उसकी तरफ गई। इसके अलावा कुछ दस्तावेज उनको ऐसे मिले, कुछ बाद में लगा कि किले में भी कुछ ऐसे उन्होंने बारूद और हथियार रखे हुए हैं, वो सारी चीज़ें आई। तो उन्होंने क्या किया कि 1864 में एक बाकायदा ओवरसियर को उन्होंने ड्यूटी लगाई, और उन्होंने कहा कि कोटा के किले को ख़त्म कर दिया जाए, और उसको बाकायदा जो है ना तोड़ फोड़ के उसकी, अब जो है ना वहाँ पे कुछ आपको खंडर मिल जाएंगे, लेकिन कोटा के किले को उन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया, इस शक पे कि ये अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ है ये परिवार, और ये कहीं ना कहीं बागियों से 1857 में मिला हुआ है। 1857 में भी कोटा के किले को बर्बाद किया गया था, इस हद तक नहीं जितना कि उन्होंने बिल्कुल ही बाद में नेस्तानबूद कर दिया। उस वक्त भी किया, और मोरनी के किले पे भी उस वक्त उन्होंने उसको भी तोड़ फोड़ दिया था ये अंग्रेज़ों ने 1857 में भी। लेकिन 1864 में कोटा की गढ़ी को उन्होंने बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। और यहाँ तक भी हुआ कि उन्होंने कहा कि मीर का परिवार अब जो है ना कोटा में नहीं रहेगा, और ये खींचतान चलते चलते 1880 में फिर उन्होंने मीर के रुतबे को थोड़ा बहाल किया, लेकिन वो जो है मीर का परिवार तब तक वो बुलंदशहर चला गया था। बुलंदशहर में फिर वो कहीं सफल हुए इस बात पे कि वहाँ की कहीं जागीर भी इनके परिवार को फिर मिली। तो इस तरीके से ये गढ़ी कोटा और मोरनी का आपस में जो इतिहास है वो आपस में गुथम रहा है, आपस में मेला जोला रहा है, आपस में खींचतान का एक ग्लिम्प्स आपको मैंने देने का प्रयास किया। अब आखिरी पड़ाव पे हम आते हैं। चंडीगढ़ सेक्टर 10 में चंडीगढ़ म्यूजियम और आर्ट गैलरी है। उसमें अभी बिल्कुल शुरुआत में मैंने जो जिक्र किया था कि छोटा ताल में खुदाई हुई थी, उसमें कुछ मूर्तियाँ मिली थी, तो वहाँ की कुछ मूर्तियाँ उन्होंने उस म्यूजियम और आर्ट गैलरी में प्रदर्शित की हुई हैं। और वो मूर्तियाँ किस किस की हैं? उसमें महिषासुर की है, महिषासुर मर्दिनी उसकी है, यानी जिसको हम देवी, शिव कामांतका, सैकुलिसा, शिव का आखिरी अवतार उन्हें माना जाता है, उनकी मूर्तियाँ हैं। और ऐसे ही अगर हम थोड़ा सा और आगे चलें तो अगर हम नाहन की तरफ जाते हैं तो बड़ियाल सड़क पे एक मंदिर है, बणी का मंदिर, और जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ पे आपको पुजारी या दूसरे वहाँ के गांववासी बताते हैं कि बाकायदा यहाँ पर किसी दौर में एक बहुत बड़ा शहर होता था, और अभी भी आप देखेंगे कि यहाँ पे जंगल में आपको उसकी नींवें मिल जाएंगी, पत्थर मिल जाएंगे, ईंट मिल जाएंगी, इस टाइप की बातें वो बताते हैं। तो उस मंदिर का नाम है भद्रकाली मंदिर। ऐसे ही जब हम चंडी मंदिर की तरफ से मोरनी के हिल्स में घुसते हैं तो चंडी का बास एक गाँव है।
वहाँ पे चंडी मंदिर है। वहाँ जाओगे तो वहाँ के पुजारी कहते हैं कि ये चंडी मंदिर बहुत पुराना है, पांडवों के वक्त का है। वो अलग बात है कि पांडवों के वक्त मंदिर नहीं होते थे, लेकिन ग्लोरीफाई करने के लिए ये ऐसा कहा जाता है। और उनका ये भी दावा है कि चंडीगढ़ जो बसा था वो चंडी देवी मंदिर के नाम पे बसा था, और उस चंडी देवी जो मंदिर है, चंडी देवी का असली मंदिर ये है। अगर हम पंचकुला से पिंजौर की तरफ जाते हैं तो टोल प्लाजा क्रॉस करते ही बाईं तरफ, रेलवे लाइन क्रॉस करते ही एक मंदिर है, चंडी मंदिर। वहाँ जाएंगे तो वहाँ के पुजारी आपको बताएंगे कि यही वो चंडी मंदिर है जिसके नाम पे चंडीगढ़ बसाया गया था, इसी के नाम पे है। तो ये दावे और प्रति दावे आपको सहज रूप से मिल जाते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है इस तरीके से। समलोठा का एक मंदिर है, मोरनी का, बहुत पुराना मंदिर है, और पूरे एक फ़ोटो एग्जीबिशन तैयार करते हुए मोरनी हिल्स की समलोठा के मंदिर के पीछे की तरफ जंगल में जाके मुझे बाकायदा कोई बहुत पुराने मंदिर की इमारतों की अवशेष मिले, वहाँ पत्थर मिले। यानी वहाँ भी कभी कोई मंदिर रहा होगा, इमारतें रही होंगी, लेकिन अब वहाँ बहुत छोटे मोटे टुकड़े हैं उनके बचे हुए, जंगल में बिखरे हुए पड़े हैं, जिनके फ़ोटोग्राफ्स मेरे पास हैं। जैसा कि मैंने जिक्र किया कि एक फ़ोटो एग्जीबिशन तैयार की गई थी, और उस फ़ोटो में आपको मैं कुछ चित्र दिखाना चाहूँगा, इनको देखिएगा ध्यान से। ये मूर्तियों के अवशेष छोटे ताल की मंदिर की दीवारों में चिने हुए हैं, और कुछ दूसरी जगह से भी लिए गए हैं। ये देखिएगा, आप थोड़ा सा इनकी समानता, सिमिलरिटी मिलान कर सकते हैं। इसके अलावा एक दो और चित्र दिखा के मोरनी के, ये देखिएगा, अब ये जो पुरानी मूर्तियों के अवशेष दिखाने के बाद मैं मोरनी के किले की एक झलक आपको दिखाना चाहूँगा। हालांकि अब इसको थोड़ा मरम्मत करके इसका रूप थोड़ा बदला हुआ दिखाई देगा, लेकिन ये तस्वीर जो कभी मैंने कुछ साल पहले ली थी वो आपके सामने है। मोरनी शहर कैसा दिखाई देता है? मोरनी कस्बा कहिएगा, शहर कहिएगा, जब हम इसको एक ऊंचाई से जो तस्वीर लेते हैं तो ये तस्वीर आपके सामने है। जैसा जिक्र आया कि वहाँ पे एक बड़ा ताल है, टिक्कर ताल जिसे बोला जाता है। टिक्कर ताल की दो तस्वीरें मेरे पास हैं। ये छोटी तस्वीर है आपके सामने, एक ख़ास एंगल से ली गई, और इसके अलावा एक बहुत ऊंचाई से जो तस्वीर ली गई, जो हो सकता है कि आपको ताल जैसा ना लगे, लेकिन ये बहुत ऊंचाई से दूर से फ़ोटो ली गई है, और ये भी टिक्कर ताल की तस्वीर आपके सामने है। खैर, समलोठा के मंदिर में ये यहाँ की ग्राम देवी मानी जाती है। हर साल यहाँ नवरात्रों पे मेले लगते हैं, और बहुत दूर दूर से लोग, जो मोरनी के लोग जो कहीं बाहर भी चले गए हैं, उन्हें ये लगता है कि नहीं, हमें मोरनी में आके समलोठा देवी मंदिर में आके अपना पूजा करनी चाहिए, मत्था टेकना चाहिए। वो आते हैं, अच्छी भीड़ होती है वहाँ पर, और हर एक मोरनी वासी वहाँ पर जाता ही जाता है। तो अब जब मैं मूर्तियों की बात की, तो उसके निष्कर्ष पे मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये सारा जो इलाका है, ये शैव इलाका था, शाक्त इलाका था। शैव और शाक्त, शाक्त जहाँ शक्ति की पूजा, देवी की पूजा होती है, शैव जो शिव मान लो जो इष्ट देवता है, वो इलाका था। और शैव और शाक्त इलाकों की एक खास बात ये होती है कि उसमें पूजा विधान में तामसिक पद्धतियाँ चलती हैं, और तामसिक पद्धतियों में बलि, शराब, ये चीज़ें बड़ी कॉमन होती हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ के रहन सहन में लोगों के, इनमें उन्हें कोई परहेज नहीं होता इन सारी चीज़ों से। समलोठा के मंदिर में नवरात्रों के दिनों मेरा जाना हुआ तो वहाँ पे जब थोड़ा सा गहरे में उनसे बातचीत हुई पुजारियों से, तो उन्होंने कहा कि हाँ, पहले यहाँ बलि होती थी, नवरात्रों में बलि होती थी, और लेकिन अब जब बलि प्रथा
बैन हो गई है, बंद हो गई है, तो अब क्या, अब वहाँ पे प्रतीकात्मक बलि होती है। यानी बकरे को लाया गया, बकरे का कान जो है थोड़ा सा काट दिया गया, उसके खून के छिंटे थोड़े से मूर्ति, देवी की मूर्ति की तरफ डाल दिए गए, और ये कहा जाता है कि फिर बकरे को खुला छोड़ देते हैं कि ठीक है इसको छोड़ दीजिएगा। इसको उस तरीके से मतलब प्रतीक के तौर पे उसकी बलि अभी भी दी जाती है, ये मैंने अपनी आँखों से देखा है। तो इसी तरीके से यहाँ के रहन सहन, भोजन, यहाँ का एक हरियाणा से अलग से कटा हुआ एक सांस्कृतिक जीवन, वो अपने आप में बहुत दिलचस्प है। बहुत से और पहलू हैं जो अपने आप में बड़े महत्वपूर्ण भी लगते हैं। जैसे मोरनी के पूरे इलाके में आपको कोई भी बच्चा ऐसा नहीं मिलेगा, कोई भी लड़की ऐसी नहीं मिलेगी जो स्कूल ना जाती हो, जो ना पढ़ती हो। ये बात सही है कि हायर एजुकेशन अभी उस इलाके में नहीं पहुंची है, बहुत गिनी थोड़ी बहुत है, लेकिन अभी तक वो लगाव है पढ़ाई के लिए, स्कूलों के लिए आने जाने का, वो एक भी बच्चा आपको ऐसा नहीं दिखाई देगा। तो अब आखिरी पड़ाव पे निष्कर्ष के तौर पर मोरनी के इतिहास को समझने के प्रयास में कुछ अंतर्द्वंद भी झलकते हैं कि जहांगीर, मोहम्मद शाह और फारूक शाह, उनके पीरियड अलग अलग हैं। उस वक्त उनको जागीरें देना, वो थोड़ा सा लगता है कि कहीं कंट्राडिक्शन भी आ रहे हैं। लेकिन समग्रता में स्पष्ट है कि मोरनी का इलाका कोटा परगना का और हिस्सा रहा है, और जिस पर बार बार सिरमौर के राजा ने हक जताने की कोशिश की है, लेकिन कोटा भी बार बार उसका जुआ उतारने का प्रयास करता रहा है। और आखिर में 1857 की बगावत के दौरान शक की बिना पे कोटा का परिवार अंग्रेज़ों का प्रिय परिवार नहीं रहा। 1890 तक अंग्रेज़ों ने मोरनी कोटा की जागीर को ख़त्म करके सीधे उसे अपने अधिकार में ले लिया, और इस प्रकार इन सारी परिस्थितियों के इस लंबी यात्रा के बाद मोरनी हिल्स हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन हमारे सामने है। तो धन्यवाद, इसी के साथ ये अपनी बातचीत में पूरी कर रहा हूँ।